घर्षण को बढ़ाना या घटाना। आइए अब जानते हैं कि हम घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। घर्षण को हम बहुत सारे तरीकों से बढ़ा या घटा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली या वाहनों के टायर खांचेदार क्यों होते हैं? यह खांचे जूतों की फर्श के साथ और टायरों की सड़क के साथ पकड़ बनाने के लिए सहायक होते हैं। इस प्रकार आप चलते समय सुरक्षित रहते हो। घर्षण को बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों में ब्रेक पैड दिए जाते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब हम ब्रेक के लीवर को दबा देते हैं तो यह पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर बार बार मिट्टी रगड़ते हैं। वे ऐसा किस लिए करते हैं? वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से कसकर पकड़ सकें और ऐसा करते हुए उनके हाथ न फिसलें। इसी तरह एक जिम्नास्ट भी अपने हाथों पर पाउडर लगाते हैं। कई स्थितियों में घर्षण आवश्यक नहीं होता तो इसे हम कम करना चाहते हैं। आप सभी ने कैरम बोर्ड की गेम तो खेली ही होगी। आप कैरम बोर्ड खेलने से पहले इस पर महीन पाउडर डालकर घर्षण को कम करते हैं ताकि स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड की गीटियां आसानी से कैरम बोर्ड के सतह पर चल पाएं और आसानी से सरक सकें। कई बार दरवाजे को खोलना मुश्किल हो जाता है तो हम दरवाजे के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं ताकि घर्षण कम हो सके और दरवाज़ा आसानी से खुल सके। आपने साइकिल और मोटर के मैकेनिकों को मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हुए देखा होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो पुर्जे हैं वे आसानी से चल सकें। मशीनों में कार्य करने की दक्षता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। वाहनों के पुर्जों में तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट आदि लगाने से उनमें मौजूद अंतबंधन काफ़ी कम हो जाता है और उनकी गति सहज हो जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गतिशील पुर्जों में वायु की गद्दी का भी प्रयोग किया जाता है। लोटन घर्षण। बच्चों, हम सब अटैची तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जुड़े हुए देखते हैं। ऐसे भारी सामानों को कोई बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? आइए पता लगाएं। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए। अब इनके ऊपर एक मोटी पुस्तक रखिए। अब आप इन्हें धकेलने की कोशिश कीजिए। हम देखेंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिलें लुढ़कती हैं। पेंसिलों की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहा जाता है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़कर सामान खींचना सुविधाजनक हो जाता है। इसलिए पहिए के आविष्कार को मानव जाति के महानतम आविष्कारों में गिना जाता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों की धुरी के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है और यह इसके सामान्य उदाहरण है। आइए अब हम जानकारी ले लेते हैं तरल घर्षण के बारे में। बच्चों, क्या घर्षण केवल ठोस अवस्था में ही लगता है? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। घर्षण वायु तथा जल जैसे तरल पदार्थों में भी लगता है। तरल पदार्थों में उत्पन्न होने वाले इस घर्षण को तरल घर्षण कहा जाता है। ठोसों में लगने वाले घर्षण को ड्राई फ्रिक्शन कहा जाता है। पदार्थों की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। आप जानते ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैसों और द्रवों को ही तरल का नाम दिया गया है। ठोसों की तरह तरल भी अपने अंदर चलने वाली वस्तुएं या अपने ऊपर चलने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती हैं। क्या वायु भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह धरती पर वापस आ जाती है। क्या वायु ने किसी पत्थर के
ऊपर या वस्तु पर प्रतिरोध लगाया, जिसे कि हमने ऊपर की ओर फेंका, तो आप कहेंगे ऐसा तो कोई प्रतिरोध नहीं है क्योंकि धरती हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। परंतु आपकी जानकारी के लिए वायु भी उस वस्तु पर प्रतिरोध लगाती है। हालांकि यह प्रतिरोध या घर्षण बहुत कम होता है, परंतु फिर भी यह हमेशा मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या जल भी वस्तुओं पर घर्षण लगाता है? जी हाँ, जब कोई मछली जल में तैरती है तो उसके ऊपर जल द्वारा घर्षण बल लगता है, जिसे तरल घर्षण या कर्षण भी कहा जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में ड्रैग कहा जाता है। आओ बच्चों, अब देखते हैं कि तरल द्वारा लगाया गया कर्षण यानी कि घर्षण बल किसी वस्तु पर निर्भर करता है तो कैसे। यह घर्षण बल तरल के स्वभाव, उस वस्तु की तरल में सापेक्ष गति अथवा उस वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करता है। इन सब को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी वस्तु ने किसी निश्चित बिंदु A से B तक वायु में दूरी तय करनी है और इसी वस्तु को यह दूरी जल में भी तय करनी है। दोनों स्थितियों में क्या आप बता सकते हैं कि किस परिस्थिति में कर्षण अधिक था, जल में या वायु में? स्पष्ट है कि जल में अधिक प्रतिरोध लग रहा है। जितनी अधिक तरल की सघनता होगी उतना अधिक कर्षण होगा। कर्षण यानी कि तरल घर्षण को प्रभावित करने वाला एक कारक है वस्तु की आकृति। इसीलिए वस्तुओं को विशेष आकृति दी जाती है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी जैसी ही क्यों होती है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कर्षण को कम किया जा सके। बच्चों, आप सोचिए, यदि हवाई जहाज घनाभाकार होता तो क्या होता? कर्षण इतना अधिक होता कि हवाई जहाज उड़ भी नहीं पाता। यदि उड़ता भी तो बहुत अधिक ईंधन लगता। इसी प्रकार अगर हम किसी मछली की बात करें तो मछली की आकृति और आकार भी किसी विशेष तरीके और विशेष प्रकार का होता है। प्रकृति ने भी इसे ऐसा ही बनाया है ताकि कर्षण को कम किया जा सके। इन सब बातों से हम यह कह सकते हैं कि कर्षण वस्तु की आकृति, चाल और उसके स्वभाव पर निर्भर करता है।